तो चलते हैं मौर्य वंश का रैपिड फायर रिवीजन चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी क्लासेस रहेगा क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। प्राचीन भारत वंश में जिसने 137 वर्षों तक मतलब भारत पे राज किया। ध्यान रखें, मौर्य वंश का रूल कितना वर्षों तक था? एक सौ कितने वर्षों सैंतीस का था? बोलते रहिएगा आप लोग, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। 137 वर्षों तक मौर्य वंश की ने शासन किया, ठीक है। स्थापना का श्रेय की बात करें, बच्चा का आवाज जहां से आ रहा है माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, इस वंश की नींव रखी थी। ध्यान रखिएगा, सहायता से किसके? तो चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य की सहायता से रखा गया था, जिन्होंने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म की बात करेंगे तो विवाद है, लेकिन 345 ईसा पूर्व ज्यादातर इतिहासकारों ने माना है, ठीक है। मगध की गद्दी पे बात करेंगे तो 22 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पे बैठता है, मतलब 323 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पे बैठता है, ठीक है। मगध की गद्दी पे कब बैठता है? 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण भी कौन करता है? किस आक्रमणकारी ने भारत पे आक्रमण किया था? सिकंदर। बिल्कुल, सिकंदर ने किया था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष के पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों, आज बिहार और बंगाल से शुरू हुआ और अपने चरम विस्तार के लिए लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर, ठीक है, अपना प्रभुत्व कायम किया। इसकी राजधानी की बात करेंगे पाटलिपुत्र था, जो कि वर्तमान स्वरूप में पटना के नाम से जानते हैं। लेकिन पटना में भी पूछेगा कहाँ पे था? कुम्हारा में स्थित था, ठीक है, कुम्हरार में, सॉरी, कहाँ पे? पटना में कहाँ पे था? कुम्हार। कुम्हरार में था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मौर्य राजवंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत की बात करेंगे तो सबसे पहले कौटिल्य का चाणक्य की बात करेंगे, प्रमुख स्रोत है। अर्थशास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं, विशाखा दत्त की बात करें मुद्रा राक्षस है, ध्यान में रखिएगा। मेगास्थनीज की इंडिका है। यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत है, ठीक है, यूनानी लेखक जस्टिन के वृत्तांत है। तथा सम्राट अशोक के स्तंभ लेख और शिला लेख, इन सारी चीजों से मतलब हमें क्या प्राप्त होती है? तो मौर्य सम्राट अशोक के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आप चलेंगे मगध के राज्य सिंहासन बैठकर चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो कि संपूर्ण भारत में फैला हुआ था, ठीक है। इसके समय में मौर्य साम्राज्य 75 में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। कहां पे फैला हुआ था? अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, ठीक है। पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो क्षुद्र जाति से थे, मतलब निम्न जाति के थे, लेकिन इतिहासकार उसे मेरिय कुल का मानते हैं, मेरिय कुल का क्षत्रिय मानते हैं। मेरिय कुल का मतलब क्या? मतलब इनके पिताजी मोर, मोर से संबंध आया मेरिय, ठीक है, इसलिए मतलब इनके टाइटल में भी मौर्य रखा हुआ है, ठीक है। मुद्रा रक्षक की बात करेंगे तो समालोचन घुंडी राज के अनुसार सूरा, जो नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त की माँ या दादी थी, ठीक है। तो मुद्रा रक्षक के समालोचक की बात करेंगे तो ढुंडी राज के अनुसार मूरा, जो कि नंदों की एक रानी थी, संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य की माँ या दादी रही होगी। बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका अनुसार चंद्रगुप्त पिता के मौर्य नगर के प्रमुख थे। कौन से? मौर्य नगर के प्रमुख थे, ठीक है। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो क्या बताएंगे? 323 दो सौ से दो सौ अंठानवे अंठानवे से बिल्कुल, 223 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। एक 323। ओ सॉरी, 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। अब क्या होता है, 323 में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस निकेटर उसका उत्तराधिकारी बना। सिकंदर की मृत्यु के बाद कौन सा उत्तराधिकारी बनता? सेल्यूकस निकेटर उत्तराधिकारी बना। सिकंदर के द्वारा जीता हुआ भूभाग प्राप्त करने के लिए 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की, ठीक है। क्या किया? तो 305 ईसा पूर्व में उसने भारत पर पुनः चढ़ाई की। चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। अब पराजित करने के बाद वैवाहिक संबंध स्थापित होती है, दोनों के बीच में संधि होता है, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। संधि संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार में दिए? पूछा जाता प्रश्न, बताइए कितने हाथी उपहार में दिया गया? 500 500। लेकिन बाद में जाकर सेल्यूकस निकेटर भी अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, साथ में 4 प्रांत देते हैं दहेज के रूप में। कौन कौन सा प्रांत दहेज के रूप में दिया जाता है, बताइए? हेरात और कंधार, बलूचिस्तान, और काबुल। काबुल। काबुल, बिल्कुल, हेरात दिया जाता है, ठीक है, जिसको एरिया कहते थे। आर्कोसिया दिया जाता है, जिसको कंधार कहते थे। जेड्रोसिया दिया जाता है, जिसको बलूचिस्तान कहते थे। अब पेरोपिन सडाई दिया जाता है, जिनको काबुल कहते थे, ठीक है। 4 प्रांत मतलब दहेज में मिला, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रश्न कई बार एग्जाम बोले, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के युद्ध का वर्णन मतलब किसने किया है, तो क्या बताएंगे? एपियानस ने किया। किसने किया? एकमात्र ओनली एपियानस ने किया, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा, ठीक है। अगर पूछेंगे सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, किसके राज दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज के राज दरबार में, सॉरी, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। अब पचहत्तर सीमा प्रांत को सबसे पहले यूनानियों की गिरफ्त से मुक्त कराने वाला शासक की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ध्यान में रखेंगे कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे,
ठीक है, इसीलिए भारतीय इतिहास में इनको क्या बोला जाता है, मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते हैं? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता। सभी लोग बोलिए, ठीक है, मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेगा स्नेह से इंडिका में, मेगा स्नेह जो पुस्तक जो थी इंडिका, वहां पे जो पुस्तक जो रचना की, इस पुस्तक में भारतीय समाज तथा नगरीय संरचना का आपको विवरण आपको देखने को मिलता है। ये प्रश्न पूछता है कि मेगा स्नेह ने भारतीय समाज में कितने श्रेणी में विभाजित किया था, क्या बताएंगे? 7 श्रेणी दो में। 7 श्रेणी। लेकिन एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा 7 श्रेणी में जो बांटा गया था, इनमें से कौन सा श्रेणी नहीं था। ठीक है, क्या पूछेगा? इनमें कौन सा श्रेणी नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो दार्शनिक था, आप लोग बोलिए, दार्शनिक था, दार्शनिक, किसान था, किसान था, और कारीगर था, कारीगर, सैनिक सैनिक, था, निरीक्षक था निरीक्षक, और सभासद था। ठीक है, ध्यान रखिए 7 श्रेणी में उन्होंने बांटा था। फिर से नाम बोलिए, 7 श्रेणी कौन कौन थे? किसान, दार्शनिक, किसान, किसान, कारीगर, कारीगर, सैनिक, सैनिक, निरीक्षक और निरीक्षक, सभासद। सभा। बिल्कुल, ये 7 श्रेणी था। ठीक है, यहाँ पे गुलाम, गुलाम को क्या बोलते थे? दासों के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं किया है। ठीक है, मेघाजी दास के बारे में नहीं लिखते, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दास के बारे में वर्णन है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, आगे आपको मिल जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। माइक किनका इको करा? मनीष जी, आप माइक बंद कीजिए तो थोड़ा। हाँ ठीक है, आप ही का इको कर रहा था। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। सर विलियम जोन्स ने चतुर्थ मौर्य की पहचान किस नाम से की है, क्या बताएंगे? सैंडोकोटस के नाम से की है। ठीक है, एरियन एवं प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पहचान की है, क्या बताएंगे? एंडरोकोटस ने। ठीक है, चतुर्थ मौर्य के काल में हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अगर पूछेगा किस काल में हिंदू कुश, ठीक है, बोले चंद्रगुप्त मौर्य के काल में वैज्ञानिक सीमा क्या? हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, इसे यूनानी लेखों ने क्या बोला? इंडियन काकेकस कहा। क्या क्या कहा है? इंडियन काकेकस कहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे, क्या बताएंगे? कौटिल्य थे, चाणक्य थे। राज्य व्यवस्था तथा प्रशासन में इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ये भारतीय राज्य व्यवस्था पे अब तक की सबसे मतलब प्राचीनतम पुस्तक है। अगर पूछेगा भारतीय राज्य व्यवस्था के अब तक की सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रदेश को जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत मतलब क्या कर दिया? शामिल कर दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। गिरनार अभिलेख कब की है? गिरनार अभिलेख 150 बनता है, मार्क कर लीजिए, कॉपी खुला हुआ है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, माइक बंद, मनीष जी बोलने के बाद आप माइक बंद कीजिए, आपका इको करता है, क्या पता क्या दिक्कत है। गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व की बात करें। इसके अनुसार पुष्यगुप्त, ध्यान में, पुष्यगुप्त जो कि वैश्य था। ठीक है, पुष्यगुप्त क्या था? वैश्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। ठीक है, इसी ने मतलब सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील के निर्माण करने के निर्देश जारी करवाया था, लेकिन निर्माण किसने करवाया था, क्या बताएंगे? पुष्यगुप्त। किसने किया था? पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था। ठीक है, दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय, दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी कर्नाटक तक विजय प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में, ठीक है, काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा जमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित है। ठीक है, इतना बड़ा। ठीक है, अभी जो हम लोग अखंड भारत करते रहते हैं ना, तो अखंड भारत करने के लिए ना चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था ना, सबको जीतना पड़ेगा। ठीक है, इसमें काबुल भी आ जाएगा, कंधार भी आ जाएगा, हेरात भी आ जाएगा, बलूचिस्तान भी आ जाएगा। इस सबको अगर मिलाएंगे ना, तब जाकर अखंड भारत बनेगा। ठीक है, मेगा स्पीसीज के तरह वर्णित जाति कौन थी? तो मेगा स्पीसीज जो जाति जो वर्णित की, उसमें ब्राह्मण तथा दार्शनिक थे, कृषक वर्ग थे, ग्वाले तथा आखेटक थे, व्यापारी, श्रमजीवी, कारीगर, शिल्पी थे, योद्धा अथवा सैनिक थे, निरीक्षक अथवा गुप्तचर थे, मंत्री एवं परामर्शदाता, सभासद था। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे दासों का वर्णन मेगास्टीज ने किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य विस्तार की बात करेंगे। पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक किया। ठीक है, अंतिम समय में मगध में क्या पड़ता? अकाल पड़ता, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य राज सिंहासन छोड़ देते हैं। जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। ये श्रवण बेलगोला कहाँ पड़ता है देवी और सज्जनों? कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और वहां पे जाके 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा अपना शरीर को त्याग देते हैं। जैन ग्रंथ में जिस पद्धति से उन्होंने उपवास ग्रहण करके शरीर को त्यागा था, उसको कौन सा पद्धति कहते हैं, तो क्या बताएंगे? संलेखना। बिल्कुल, उसको संलेखना कहते हैं। ठीक है, बाद में कहेंगे जब चंद्रगुप्त मौर्य जब अपना, हाँ
मतलब सर चंद्रगुप्त बिना मौर्य जो, पानी और बिना खाना का ना सर संलेखना हाँ मतलब, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। ये सर इसका हम्म, अर्थ ये न हुआ। बिल्कुल यही होता है, ठीक है, बिना पानी एवं बिना भोजन के, ठीक है, शरीर को त्याग दिया, ठीक है, शरीर को कष्ट देके इन्होंने अपने शरीर की एक तरह से नहीं बोलते हैं, आत्महत्या कहना उचित तो नहीं होगा, लेकिन कष्ट देके मतलब शरीर को त्याग देना, ठीक है। हिनहान में उन चलिए सर, कैसे होता है वो दुख वाला अब हम कष्ट चलेंगे वाला। बिंदुसार, ठीक है, बिल्कुल बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? 298 ईसा पूर्व से 298 से 272 बिल्कुल, ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व से लेकर 278 ईसा पूर्व तक बिंदुसार का शासनकाल था, ध्यान में रखेंगे। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उत्तराधिकारी था, जिसे वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला गया, क्या बताएंगे? भद्रसार, भद्रसार भाद्रसार कहा गया है। जैन साहित्य में इसे क्या कहा गया, तो क्या बताएंगे? सेन, सिगसेन सिंगसेन कहा गया। यूनानी लेखक ने इसे क्या कहा है, तो क्या बताएंगे? अमित्र चेटस, अमित्र चेतस का, जिसको अमित्र घात भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अमित्र घात भी कहते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा, दुर्धरा दुर्धरा था, ठीक है। थेरावाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, जबकि दिव्यावदान के अनुसार वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। तो बोला जाता थेरावाद परंपरा के अनुसार, जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार बिंदुसार जो था किस धर्म का अनुयायी था, क्या बताएंगे? ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दिव्यावदान के अनुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो क्या बताएंगे? आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा कौन था जिसने अपना राजदूत भेजा था? सीरिया का राजा का नाम बताया जिसने अपने राजदूत को भेजा था, क्या नाम था? एंटियोकस ने डायमेटस को बिल्कुल, भेजा। एंटियोकस और डाइमेकस को भेजा था, ठीक है। बिंदुसार भी मतलब चुप नहीं रहने वाला, तो उसने सीरिया के राजा से बहुत सारे डिमांड किए। क्या क्या मांगा? तो मदिरा मांगा, अब मदिरा के साथ मतलब सूखे अंजीर मांगे, क्योंकि मदिरा तो ऐसे नहीं पिएगा ना, उसके साथ चाहिए ना कुछ ऊपर से। एक दार्शनिक भी मांगा था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। किसने लिखा इस चर्चा को? तो इस चर्चा को लिखा है एथिनियस। किसने? एथिनियस ने इस चर्चा को लिखा है, ठीक है। एथिनियस ने कहा तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा माना, सूखा अंजीर माना, एक दार्शनिक भेजा, ठीक है। तो अब सीरिया के शासक ने मदिरा और सूखे अंजीर तो दे दिए, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। दार्शनिक को इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनका कहना था कि हमारे यहाँ दार्शनिक को बेचने का रिवाज नहीं है, दार्शनिक को किसी भी तरह से कहीं भी खरीद बिक्री हमारे यहाँ नहीं किया जाता, इसलिए वहां से माफ कीजिएगा, दार्शनिक हम नहीं भेज सकते। बाकी मदिरा और सूखे अंजीर आप ले लीजिए, ठीक है। मिस्र के राजा की बात करें, टॉलमी द्वितीय के काल में, ठीक है, डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार बिंदुसार के राज्यसभा में आया था, ठीक है। ध्यान रखिए, डायनोसियस क्या नाम है? अशोक के समय भी ये रहा था, ठीक है, डायनोसियस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो डायनोसियस नामक राजदूत जो था मौर्य दरबार बिंदुसार के राज्यसभा में आया था। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार अपने पिता का अनुसरण किया। प्रांतों में, ठीक है, उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त हुए। उपराजा मतलब गवर्नर, ठीक है। प्रांतों को चलाने के लिए क्या होता था? गवर्नर होता। तो वहां पे इसने क्या किया? कुमारों को नियुक्त किया। कुमार का मतलब क्या? जो राजकुमार होते थे उनको नियुक्त किया गया, ठीक है। दिव्या बयान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था, ध्यान में रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अशोक को कहाँ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था, तो क्या बताएंगे? कहाँ का किया अवंती, गया था? अवंती का किया गया था। इंपोर्टेंट है, फैक्ट है, इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला प्रांत में दो विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया, ठीक है। बिल्कुल, बिंदुसार के समय में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिनका प्रधान की बात करेंगे खल्लाटक था। क्या था ये? एक तरह से प्रधानमंत्री होता रहा, ठीक है। तो 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जस्ट एक लोकसभा समझ लीजिए। इसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। कौन था इसका प्रधान? तो खल्लाटक था, ठीक है। बिंदुसार ने 26 वर्षों का राज्य किया और 272 ईसा पूर्व में उसकी मतलब क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बिंदुसार को बहुत सारा उपाधि प्रदान थी, जैसे कि बात की यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को क्या कहा है? अमित्र चेटस, संस्कृत ग्रंथ में इसे क्या कहा गया है? अमित्र घात, अमित्र घात कहा गया, ठीक है। वायु पुराण में इन्हें क्या कहा गया है? भद्रसार, मद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है? सेन, सिंहसेन सिंह सेन कहा गया है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही थी। अब यहाँ पे आएंगे चाणक्य साहब, ठीक है। चाणक्य साहब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चाणक्य साहब को कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु में प्रधानमंत्री थे। वो एक विद्वान और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है। चाणक्य की बात करेंगे तो ये तक्षशिला के कुटिल नामक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तथा तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख स्नातक और आचार्य था। तक्षशिला जो था शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। चाणक्य साहब यहाँ से ही पढ़ाई किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहीं से पढ़ाई की थी, तक्षशिला में जाके ही, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का एडमिशन कौन करवाते हैं? तो कौटिल्य साहब करवाते हैं, ठीक है, ध्यान में। लेकिन चाणक्य के जीवन पे
अधिकांश समय मगध साम्राज्य के राजनीतिक गलियारे में गुजरा था। एक बार मगध के राजा नंद ने अपने यज्ञशाला में चाणक्य के रंगवर्ण को लेकर उसे अपमानित किया, जिसे क्रोध आया पर उसने नंद वंश को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली और राजा नंद के धूर विरोधी चंद्रगुप्त मौर्य से मिलकर नंद वंश का मतलब विनाश किया। चंद्रगुप्त मौर्य जब विशाल मगध साम्राज्य में भारत का एकछत्र राज्य सम्राट बना तो कौटिल्य उसके प्रधानमंत्री एवं प्रधान पुरोहित के पद पे मतलब क्या होते हैं, तो आसीन होते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ध्यान में रखें, जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर बैठा, तो उसके काल में कुछ समय तक कौटिल्य जो था प्रधानमंत्री बना। ठीक है, तो कौटिल्य बात करेंगे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही न केवल चंद्रगुप्त प्रधानमंत्री थे, बिंदुसार के समय में भी। ठीक है, बिंदुसार के समय में ही मतलब बात करेंगे तो कौटिल्य 16 समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखें। बिंदुसार के समय में भी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक था। वाह, नहीं, बिंदु। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी आप देखेंगे तो थोड़ा समय के लिए मतलब क्या थे, तो ये आपके क्या थे, तो प्रधानमंत्री रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बने थे बिंदुसार, उनके समय में भी प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र मौर्य काल की रचना है जिसमें मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य के विचार स्वयं उसी द्वारा प्रस्तुत किए गए। ठीक, चाणक्य को भारत का क्या कहता है, भारत का मैकियावली के नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। कौटिल्य की बात करेंगे तो रचित अर्थशास्त्र मौर्य वंशी राज्य शासन का प्राचीनतम विकिपीडिया है। मूल्य ग्रंथ अर्थशास्त्र की 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचना मानी जाती है। ठीक है, अगर बात करेंगे और साथ में बात करेंगे 15 अधिकरण अध्याय और 80 प्रकरण है। ठीक है, इस ग्रंथ में श्लोकों की संख्या 400 बताई जाती है। ठीक है, कालांतर में अर्थशास्त्र के मतलब अन्य लेखकों द्वारा कुछ अंश जोड़े गए जिसमें मूल ग्रंथ का स्वरूप परिवर्तित हो गया। मुख्यतः शाम शास्त्री का नाम आता है। किनका नाम आता है? शाम शास्त्री का नाम आता है, जिन्होंने मतलब इसको संगठित किया था। शाम शास्त्री कैसे लिखेंगे भाई? श्याम शास्त्री। ठीक है, आई थिंक 1955 में इन्होंने इस ग्रंथ को संगठित किया था। एक बार आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, श्याम शास्त्री के नाम से, मुझे यही याद आ रहा है। अब बात करेंगे कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी। ठीक है, कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझते क्या था। तक चाणक्य या फिर कौटिल्य ने इस सिद्धांत का राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। ठीक है, कौटिल्य का मानना था कि जिस तरह मानव शरीर का अपना महत्व है, उनके सारे अंग मिलकर शरीर के उपयोगी और काम्य के योग बनाते हैं, उसी तरह राज्य के कुछ मूलभूत सिद्धांत है जो उसे संचालन और उनकी रक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या था? तो पहला सिद्धांत में आता था राजा और स्वामी। पहला में क्या आता था? राजा या स्वामी। कौटिल्य ने राज्य को राजा या केंद्र के अभिन्न अंग माना तथा उन्होंने राज्य की तुलना सिर्फ सर्वोपरि से की है। उनका मानना है कि राजा को दूरदर्शी, आत्मसंयमी, कुलीन, स्वस्थ तथा बौद्धिक गुणों से संपन्न होना चाहिए। ठीक है, वह राजा को कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तराधिकारी होने की सलाह भी देता था, क्योंकि उनके अनुसार राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। कौटिल्य के अनुसार राजा को सर्वोपरि होने के बावजूद भी उसे निरंकुश शक्तियां नहीं देना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो था अमर्त्य या मंत्री। ठीक है, कौटिल्य के, ध्यान में रखिएगा, पहला क्या था सप्तांग थ्योरी में, नोट करते जाइए। ठीक है, दूसरा में क्या होगा? अमर्त्य या मंत्री। कौटिल्य ने अमर्त्य और अमंत्री दोनों की तुलना आंख से की है। ठीक है, क्या किया है? आंख से की है। ठीक है, ध्यान रखें, आंख से की है। उनके अनुसार अमर्त्य तथा राजा एक गाड़ी के 2 पहिए है। ठीक है, अमर्त्य उसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारी को संभाल सके तथा राजा के कार्यों के उनके सहयोगी की भूमिका निभा सके। तो अमर्त्य को, मंत्री को कौटिल्य ने क्या बोला है? राज्य का क्या बताया इन्होंने? आंख बताया कि पैर बताया? क्या बताया? आंख। आंख बताया। ठीक है, जनपद की बात करेंगे तो कौटिल्य ने इसकी तुलना पैर से की है। जनपद का अर्थ होता है जनयुक्त भूमि, अर्थात जनसंख्या तथा भूभाग दोनों को जनपद माना है। कौटिल्य ने 10 गांव के समूह के संग्रहण, 200 गांव के समूह के बीच सर्वाधिक 4 गांव का समूह के बीच एक द्रोणमुक्त तथा 800 गांव में एक स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति की बात कही है। ठीक है, तो जनपद जो तीसरा था जिसको उन्होंने पैर से तुलना की है। चौथा की बात करें दुर्ग। दुर्ग की बात करेंगे तो कौटिल्य ने दुर्ग की तुलना बाहों से फिर भुजाओं से की है। कौटिल्य की बात करेंगे तो 4 प्रकार के दुर्ग की चर्चा की है। पहला दुर्ग जो था औदिक दुर्ग, दूसरा पार्वत दुर्ग, तीसरा धावंत दुर्ग, चौथा जो था वन दुर्ग। ठीक है, वन दुर्ग से जिसके चारों ओर वन, माइक में कीजिए, वन तथा जंगल हो। धावंत दुर्ग की बात करें चारों ओर ऊसर भूमि हो। पर्वत दुर्ग की चारों ओर चट्टान हो। औदिक दुर्ग की बात जिसके चारों ओर पानी हो। ठीक है, तो इतना भयंकर होता था। ठीक है, मतलब एक दुर्ग में जो चारों ओर पानी है। ठीक है, एक में क्या है? चारों ओर पहाड़ है। एक में क्या है? तो चारों ओर मतलब ऊसर भूमि है।
हाँ, एक में क्या है तो चारों ओर मतलब वन तथा जंगल होता है। कितने प्रकार के दुर्ग की बात करेंगे? कितने प्रकार के दुर्ग के बारे में चाणक्य ने चर्चा की है? कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के दुर्ग के बारे में चर्चा की है, ठीक है। दुर्ग की तुलना सप्तांग थ्योरी में, ठीक है, सप्तांग थ्योरी में चाणक्य ने किससे की है? किससे की है? बाहों या भुजाओं? आवाज क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, 4 बार बोलना पड़ेगा कि एक बार पूछिए तो बताइएगा जल्दी से। कोष की बात करेंगे, 5वां नंबर में क्या है? कोष है, ठीक है। कौटिल्य ने इसकी तुलना किससे की है? कोष की तुलना मुख से कोष की सर। तुलना किसने की है? बहुत सुंदर, किससे की है? मुख से की है, ठीक है। उन्होंने कोष को राज्य का प्रमुख अंग इसलिए माना क्योंकि कोष से ही कोई राज्य की वृद्धि होता है, ठीक है, तथा शक्तिशाली बने रहने के लिए कोष के द्वारा ही अपनी सेना का भरण पोषण करता है। उन्होंने कोष की वृद्धि का मार्ग करारोपण को बताया, मतलब टैक्स लगाना। जिन्होंने प्रजा का अनाज का कितना भाग लगता था टैक्स? वन वन बाई बाई सिक्स सिक्स। कितना लगता था? 1/6 लगता था, ध्यान में रखेंगे। व्यापार का कितना लगता था? 10वां भाग वन लगता था, बाई व्यापार का सर। 1/10 लगता था। 1/50। पशुधन लाभ का कितना लगता था? 50 भाग लगता था, एक पशुधन बटा लाभ का 25 50वां सर। भाग लगता था, ठीक है। 3 प्रकार 50। का टैक्स था, ठीक है। भूमि पर 1/10, व्यापार पे 1/, भूमि पे 1/6, अनाज पर सर। व्यापार पे अनाज एक पर बटा हाँ ठीक, हाँ सर, वही अनाज पर 1/10, हाँ ठीक है। और उसके बाद पशुधन के लाभ पर। हाँ, आप चलेंगे दंड या सेना पे चलेंगे, ठीक है। तो कौटिल्य की सेना के अनुसार, ठीक है, मस्तिष्क से की है, ठीक है। सेना की तुलना किससे की है उन्होंने? तो शरीर के मस्तिष्क। अंग मस्तिष्क से की है सेना की तुलना, ठीक है। मस्तिष्क। ध्यान में रखें, कौटिल्य ने सेना के 4 प्रकार बताया: हस्ती सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, ठीक है। इसके अनुसार सेना ऐसी होनी चाहिए जो साहसी होनी चाहिए, बलशाली होना चाहिए, जिसके हर सैनिक के हृदय में देश प्रेम तथा वीर गति को प्राप्त करने पर जिसके परिवार के उस पर अभिमान हो, ठीक है। और चौथा जो होता है मित्र होता है, ठीक है। मित्र को उन्होंने क्या बोला? कान कहा है, ठीक है। उनके राज्य की उन्नति तथा विपत्ति के समय सहायता के लिए राजा को मित्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए आप हमें बताइए, आप सप्तांग थ्योरी में बात करें, पहला क्या था? राजा या राजा स्वामी। या राजा, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। राजा को क्या माना गया? तो अभिनव, केंद्र को अभिनव माना है। इसकी तुलना सर्वोपरि से की है, ठीक है, सर्वोपरि है ये, ठीक है। दूसरा, अमरता की तुलना किससे की है? आंख से आँख की से है। सर। जनपद की मंत्री से। तुलना किससे की है? पैर से की है। पैर से। दुर्ग पैर की से। तुलना किससे की है? तो बाहों से की है। 4 प्रकार के दुर्ग, ठीक है। बाहर। कोष की तुलना किससे की है? तो मुख से कोष की मुख है, से। ठीक है। ध्यान रखें, दंड या फिर सेना की तुलना किससे की है? मस्तिष्क। तो मस्तिष्क से की है। मस्तिष्क। अब मित्र की तुलना किससे की है? तो क्या कान बताएंगे? से। कान से कान से सर। किया है, ठीक है। ये क्या थे? सप्तांग थ्योरी थे, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। कभी भी कोई पूछेगा सप्तांग थ्योरी तो बोलिएगा सिंपल से ही, ठीक है। मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए 7 प्रकार के सिद्धांत दिए थे, जो कि सातों सिद्धांत से मौर्य साम्राज्य के राज्य को चलाया जा सकता था। इसी को क्या बोलते हैं? तो सप्तांग थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, क्या है तो ध्यान में रखेंगे, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है? ये क्या था? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के 6वें अधिकरण में मंडल सिद्धांत का वर्णन किया। कौटिल्य का मंडल देशों का समूह है, ठीक है। सिद्धांत भौगोलिक आधार पर यह दर्शाता है कि किस प्रकार विजय की इच्छा रखने वाले राज्य के पड़ोसी देशों के राज्य उसके मित्र या शत्रु हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा होता है जो अन्य राज्यों के जीतने का इच्छुक है, उसे मतलब बीजी गिशु कहा गया है। अब यहाँ पे देखें क्या था? शक्तिशाली राज्य, ठीक है। प्राचीन काल में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व था। शक्तिशाली राजा युद्ध द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। राज्य कई बार सुरक्षा की दृष्टि से अन्य राज्यों से समझौता भी करते थे। कौटिल्य के अनुसार युद्ध एवं विजय द्वारा अपने राज्यों का विस्तार करने वाले राजा को अपने शत्रुओं की अपेक्षा मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि शत्रुओं पर नियंत्रण रखा जा सके, ठीक है। एक जो था निर्बल राज्य था। निर्बल राज्य कौन थे? निर्बल राजाओं को शक्तिशाली पड़ोसी राज्यों से सतर्क रहना चाहिए। उन्हें समान स्तर वाले राज्यों के साथ मिलकर शक्तिशाली राज्यों की विस्तार नीति से बचने हेतु एकजुट मंडल बनाना चाहिए। बीजीगुशी के मार्ग, बीजीगुशी जो कि राज्यों को जीतते थे, के मार्ग में आने वाले पहला राज्य अरि मतलब शत्रु तथा शत्रु से लगा हुआ राज्य जो कि शत्रु का शत्रु होता है, अतः बीजीगिसु का मित्र होता है। कौटिल्य ने मध्यम एवं उदासीन राज्यों का भी वर्णन किया है, जो सामर्थ्य होते हुए भी रणनीति में भाग नहीं लेते थे। कौटिल्य के 12 मंडल सिद्धांत क्या है? तो बीजीगुसु, बीजीगिसु अरि मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, अरि मित्र मित्र, ठीक है। तो पासिंद ग्राह आर्कंड, ठीक है, पारसिंद ग्राह सार, ठीक है, आर्कंड सार, मध्यम तथा उदासीन देश। ये 12 मंडल जो है ये छोड़ दीजिए, ये आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, इन्होंने मतलब जो कितने, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6ठे अधिकरण में मंडल सिद्धांत को दिया है। किसमें? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में मंडल के सिद्धांत, जिसमें राज्य किस प्रकार का होता था?
उनके बारे में जानकारी बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे। उसके बाद शासक कौन बनता है? अशोक बनता है। कौन शासक बनता है? अशोक आपका शासक बनता है। अगर पूछेगा मौर्य वंश का सबसे चक्रवर्ती सम्राट कौन था, तो क्या बताएंगे? अशोक को बताएंगे। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पे राज किया तथा उसका साम्राज्य उत्तर में हिंद कुश की श्रेणी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया। सम्राट अशोक का महान साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार का अधिकांश भूभाग में था। अखंड भारत। ठीक है, यह विशाल साम्राज्य उस समय तक आज तक के सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से भी बड़ा था ये। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का स्थान विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राट एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पे ही रहा है। भारत में सिर्फ अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहा जाता है? केवल अशोक को कहा जाता है। चक्रवर्ती का मतलब क्या होता है, तो क्या बताएंगे? सम्राटों का सम्राट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अशोक को अपने विशिष्ट साम्राज्य के बेहतर एवं कुशल प्रशासक, बौद्ध धर्म के प्रचारक के लिए भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में नई एशियाई देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक से संदर्भित कई स्तूप एवं स्तंभलेख, शिलालेख प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत बनकर वर्तमान भारत का गौरव प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अशोक की बात करेंगे तो सहिष्णुता के लिए, प्रेम के लिए, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, प्रजा हितैषी के रूप में आज भी भारत के लिए मतलब क्या है? एक सिरमौर बन चुका है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अशोक की मृत्यु के बाद बिंदुसार के मृत्यु के बाद अशोक जो था उत्तराधिकारी बना। पहला शासक कौन बनेगा? पहला शासक कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक कौन होगा? तो बिंदुसार होगा। बिंदुसार के बाद शासक कौन होगा, तो क्या बताएंगे? बिंदुसार के बाद शासक अशोक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे देखोगे क्या 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होती है, लेकिन अशोक शासक 268 ईसा पूर्व में बनता है। अंततः 268 ईसा पूर्व में अशोक सम्राट जो बना, मौर्य वंश का महानतम शासक सिद्ध हुआ। मतलब लगभग 4 वर्षों के बाद वो शासक बनता है। इसलिए बोला जाता है अशोक जो था उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष कर रहा था 4 वर्षों तक। अशोक के राजा बनने में बिंदुसार की एक मंत्री राधागुप्त की बहुत सहायता प्राप्त हुई थी। हालांकि इस उत्तराधिकारी संघर्ष में कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। वाकई में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ था कि नहीं हुआ था, अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी कि नहीं की थी, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं देखने को मिलती है। दिव्या बदान कहता है भाई साहब ऐसा हुआ था, लेकिन सच्चाई कितनी से नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन मंत्री राधागुप्त ने सहायता की थी। अशोक के 6वें स्तंभलेख से स्पष्ट होता है कि उसने अपने धर्मलेख राज्याभिषेक के 12 वर्षों पश्चात उत्कीर्ण करवाने शुरू किए थे। ठीक है, अशोक के 6वें स्तंभलेख से यह पता चलता है उसने धर्मलेख जो करवाए थे ना, तो राज्याभिषेक के 12वें वर्ष के बाद। कब? अब अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें बता दे। तो 8वें वर्ष में उसने कलिंगा पे आक्रमण किया। कितने वर्ष में कलिंगा का आक्रमण किया? बोलिए। 12 वर्ष। 8वें वर्ष नहीं, 8वें वर्ष में उसने कलिंगा का आक्रमण। बोध गया की यात्रा कब की? तो अपने शासन के 10वें वर्ष में। बोध गया की यात्रा कब की? 10वें वर्ष में। 10वें वर्ष में। लुम्बिनी की यात्रा कब की? 20वें 20वें वर्ष में। बहुत सुंदर, तीनों फैक्ट याद रखिएगा, 8वां, 10वां, 20वां। ठीक है, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध शासन पर अधिकार कर लिया, जबकि महाबोधीय वंश तथा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए युद्ध में अपने भाइयों की हत्या करके साम्राज्य प्राप्त किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि अशोक साहब से है, इसको जरा देख लेते हैं। ये छोड़ दिया है क्या? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल हुआ करता था? बताइए, कहाँ का राज्यपाल था अशोक? उज्जैन। बिल्कुल, अवंती का राज्य था। अवंती जो कि उज्जैन की राजधानी थी, ध्यान में रखेंगे। उज्जैन और महेश्वती सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दोनों राजधानी था उसका। अशोक को अभिलेख में देवान प्रिय राजा उपाधियों से संबोधित किया गया। मास्की तथा गुर्जाभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, एक है नेंदू, क्या नाम है उसका? नेंदू गोलम कि नेंदू जलन, उसमें भी अशोक मिलता है। ठीक है, मास्की गुर्जाभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? क्या नहीं मिलता है? अशोक मिलता है। ठीक है, पुराणों में उसे क्या बोला गया? पुराण में अशोक को क्या बोला गया? अशोक वर्धन। पुराण में अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है, भारभू स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को कहाँ का सम्राट घोषित किया है? मगध का सर। बिल्कुल, ठीक है। सिहली अनुश्रुति के अनुसार, ठीक है, दिव्यावदान कहते हैं। ठीक है, सिहली अनुश्रुति दिव्यावदान अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज्य सिंहासन को प्राप्त किया था। दिव्यावदान में अशोक की माँ का नाम क्या है? शुभदांगरी है। ठीक है, ध्यान रखो, चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी।
सिहनी अनुसूत्री के अनुसार उज्जैनी जाते समय अशोक ने विदिशा में रुका, जहां उसने श्रेष्ठी की पुत्री देवी से विवाह किया, ठीक है, जिससे महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ, ठीक है। महेंद्र और संघमित्रा पुत्र और पुत्री थे अशोक के, ठीक है। दिव्य मैदान में उसकी एक पत्नी का नाम मिलता है जिसका नाम है तिक्षे रचिता। क्या नाम था? तिक्षे रचिता मिलता है, ठीक है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी एक ही का नाम मिलता है, कारुबाकी, ठीक है, जो तीबर की माता थी। तीबर जो था अशोक का बेटा था। अशोक के लेखों में केवल उसकी एक पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है जिसका नाम था कारुबाकी, ठीक है। अशोक इससे बहुत अधिक प्रभावित भी था, ठीक है, और उसके लेखों में उसका पुत्र का भी नाम देखने को मिला, तीबर। कारुबाकी किसकी माँ थी? तीबर की माँ थी। ध्यान में रखेंगे, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में, ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था। 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पे आक्रमण किया। आंतरिक अशांति से निपटने के लिए 261 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे अवंती के ऊपर हमला, सॉरी क्या बात करते हैं यहाँ पे, क्या नाम है इसका, यहाँ पे ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप देखोगे विधिवत राज्याभिषेक के लिए आप देखोगे इसका 261 ईसा पूर्व में विधिवत राज्याभिषेक होता है कलिंग के बाद। मतलब एक तरह से बोलेंगे से पूरे तरह से इन्होंने क्या बोलते हैं शांति के मार्ग को अपना लिया, हिंसा करना छोड़ दिया था, फिर दोबारा 261 ईसा पूर्व में विधिवत राज्याभिषेक करवाते हैं। कलिंग पे अधिकार करना इसलिए चाहते, कलिंग जो था समुद्र क्या था, तो ध्यान में रखें कलिंग जो था आपको क्या था, तो समुद्र से सटा हुआ क्षेत्र था, दक्षिण भारत पे कंट्रोल कर सकते थे, इसलिए कलिंग को ये लोग क्या करते थे, जीतना चाहते थे, ठीक है। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए, 1 लाख से अधिक लोगों की हत्या की गई थी। इसके बाद अशोक का हृदय में परिवर्तन हो गया, महान परिवर्तन ला दिया। उसने बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया, अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के अपना राज्य काज को भी लगा दिया। सिहली अनुश्रुति में दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में थे कि निर्गोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। ध्यान में रखेंगे, सिहली अनुश्रुति की बात करें, दीपवंश एवं महावंश की बात करेंगे तो अशोक ने अपने शासन के 14वें वर्ष में, ठीक है, निर्गोत नामक भिक्षु के द्वारा बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई थी। तब पश्चात मोगली पुत्र तिस के प्रभाव में वह मतलब पूर्णतः मतलब क्या बन गया था, पूर्णतः मतलब बौद्ध बन गया था, ठीक है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपभुक्त को जाता है। किसे जाता है? उपभुक्त को जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा किसके प्रभाव में आके उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, मोगली पुत्र तीस, ठीक है। हालांकि उसका भतीजा जो था पहले से बौद्ध धर्म को अपना चुका था, ठीक है। तो भतीजा से भी मतलब क्या था, बहुत अधिक तक प्रभावित था, क्योंकि भतीजा जो था उसका बहुत अधिक शांत रहता था। तो पूछा तुम्हारे शांति का कारण क्या है, तो उसने बताया था, ठीक है। अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में बुद्ध की ज्ञान असली बोध गया की यात्रा क्या इंपोर्टेंट है, और बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध ब्रजासन मतलब बुद्ध की मतलब मुद्रा आसन की स्थापना करके एक चट्टे बौद्ध मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जहां परवर्ती शुंग शासकों ने ब्रजासन के चारों ओर वेदिका का निर्माण करवा दिया। तदुपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न अमर सिंह ने यहाँ पर एक विशाल बौद्ध मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अमर सिंह की बात करेंगे तो यहाँ पे गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नवरत्न में अमर सिंह भी शामिल है, इन्होंने अमर कोश की रचना की थी। कथा। किसकी रचना की थी? अमर कथा नहीं, अमर कोश, ठीक है। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष मतलब क्या कहा, अशोक ने बुद्ध की जन्म से लुम्बिनी की यात्रा पे गया, तो वह लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया। ये मेरे को डाउट लग रहा है, कर मुक्त घोषित तो नहीं किया था, टैक्स को कम कर दिया था, ठीक है। 1/4 था, वहां पे 1/8 कर दिया था, ठीक है, मतलब बहुत अधिक कम टैक्स कर दिया था, ठीक है। लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित किया था, आसपास के क्षेत्र में टैक्स को कम कर दिया, ये हो सकता है, ठीक है। अशोक ने धम्म की परिभाषा दी, वह ठीक है महाराहुलोवाद सूत्र से ली गई थी, ठीक है। अशोक ने जो धम्म की परिभाषा दी कहाँ से ली गई थी, तो महाराहुलोवाद सूत्र से ली गई थी। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने की थी। अशोक इससे बौद्ध धर्म को प्रभावित हुआ था। इसी में अधिनम पिटक की रचना हुई, ठीक है। बात करेंगे बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए। अशोक के पुत्र महेंद्र में पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा गया, तो देवी और सदन श्रीलंका गया। तो श्रीलंका ये खाली हाथ तो नहीं गई थी, साथ में क्या लेकर गई थी? अशोक वृक्ष, अशोक ठीक, वाला अशोक वृक्ष नहीं बोलते बौद्ध, उसको क्या बोलते हैं? अरे हमको भी कंफ्यूज करा देगी लोग, बोधि वृक्ष कहते हैं उसको, अशोक वृक्ष बोल रही है। कौन सा? बोधि वृक्ष लेकर जाती है, ठीक है, बोधि वृक्ष वहां पर लगा देती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
कलहन की राजतंत्री के अनुसार अशोक ने कश्मीर में बितिस्ता जो कि झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की, ठीक है। तो श्रीनगर शहर जो देखते हैं उसकी स्थापना का श्रेय किससे जाता है? अशोक को जाता है, ठीक है। किस नदी के किनारे? बितिस्ता झेलम नदी के किनारे। जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कलहन की राजतरंगिणी से मिलती है। अभिलेखों द्वारा प्रजा को संदेश देने का प्रेरणा, ठीक है, अशोक ने संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिली थी, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने जो अपना जो अभिलेख वगैरह जो किए थे वो ईरानी शासक डेरियस पहले से करवा रहा था, इन्हीं से प्रेरणा मिली थी। अशोक के अभिलेख की बात करें, ब्राह्मी में, खरोष्टी में, ग्रीक में, अरमाइका लिपि में मिलते हैं, ठीक है। जबकि ग्रीक और अरमाइका में बाहर से मिलते हैं। भारत में ज्यादातर आपको किस लिपि में मिलेंगे? तो आपको किस में मिलेंगे? ब्राह्मी में मिलेंगे, ठीक है। मौर्य काल में काशी, बंग, मौर्य काल में काशी, बंग, पुंडरू, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। कौन कौन जगह? काशी, बंग, पुंडरू, कलिंग एवं मालवा। आपको बस इसमें से काशी याद रखना है, ठीक है। मौर्य काल में कारसापन की बात करें, चांदी एवं तांबे का था। कारसापन किसका सिक्का था? चांदी एवं तांबे का। स्वर्ण की बात करें, सोने का सिक्का था, ठीक है। बात करेंगे मासक या फिर कांकनी की बात करेंगे, तांबे का सिक्का प्रचलित था। कारसापन किसका सिक्का था? कारसापन चांदी एवं तांबे का चांदी सिक्का का। था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सुवर्ण की बात करेंगे, सोने का सिक्का था। मासक या फिर भासक या फिर कांकनी की बात करेंगे तो किसका सिक्का था? ध्यान में रखिएगा, तांबे का सिक्का था। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से, ठीक है, पाटलिपुत्र की यक्षिनी की प्रतिमा प्राप्त होती है जो कि मौर्य काल का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, ठीक है। यक्षिनी की प्रतिमा की बात करेंगे तो मौर्य काल का क्या उत्कृष्ट उदाहरण है, ध्यान में रखें, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? तो पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यशनी पटना के कुम्हरार, पटना के कुम्हरार में ही मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वहां पे लकड़ी के, ठीक है, लकड़ी के बने मौर्यकालीन महल को, राज्य प्रासाद को, ठीक है, देवलोक से तुलना की गई है, ठीक है। क्या चीज से? देवलोक से तुलना की। यह भी प्रश्न पूछता है, पटना के कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्य प्रसाद राजा का निवास महल जो बना हुआ था, किसका बना हुआ था? तो लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना किसका हुआ बना हुआ था? ध्यान में रखेंगे, लकड़ी लकड़ी का। का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? ध्यान में रखेंगे, लकड़ी का बना हुआ था। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप चलेंगे अशोक का, अशोक पे समाप्त करेंगे। अशोक द्वारा धर्म प्रचार के साधन में धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया गया, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई थी जो कि जांच पड़ताल करता था, दिव्य रूपों का दर्शन, धर्म श्रवण, धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकाचारिता के कार्य, धर्म लिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचारों को भेजना। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार का प्रारंभ किसने किया? धर्म यात्रा से किया गया। कलिंग युद्ध के बाद अमोद प्रमोद की यात्राओं पर मतलब क्या पाबंदी लगा दिया गया। नेपाल की तराई स्थित, ठीक है, निगली लीबा में, नेपाल के तराई में से निगली लीबा, ठीक है, में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत भी करवाई थी। इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने, ठीक है, वयुष्ठ रज्जु का प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों की जनता की सेवा में जाकर धर्म प्रचार करने का उपदेश का आदेश दिया। अशोक 13वें वर्ष बाद बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया जिसे धम्म महापत्र कहा जाता है। किस वर्ष में? 13वें वर्ष में बनाया, ठीक है, जिसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच भेदभाव को मिटाकर धार्मिक एकता स्थापित करना था। धम्म महापात्र का मुख्य काम क्या था? तो धार्मिक एकता को स्थापित करना, ठीक है। धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए अशोक ने मानव एवं पशु जाति की कल्याण हेतु पशु पक्षियों की निंदा पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य तथा विदेशी राज्यों में भी, ठीक है, मानव तथा पशु के लिए अलग अलग चिकित्सा की व्यवस्था की गई। अशोक ने महान पुण्य का कार्य एवं स्वर्ग की प्राप्ति का उपदेश बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, संयुक्त निकाय में दिया है। अशोक ने दूर दूर तक, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ठीक है, दूतों, प्रचारक और विदेशों में भेजे। जब अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए, ठीक है। यहीं पे आप देखेंगे तो पांडे, चोल, चेर और सत्यपुत्र के बारे में आपको चर्चा देखने को मिलता है, दूसरा और 13वां में। ये इंपॉर्टेंट है। अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में अशोक ने चर्चा किसने किया है? तो सेकेंड में किया है और 13वां में किया। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? मझिंता को कश्मीर कंधार भेजा, मझिम को हिमालय भेजा, सोना और उत्तरा को स्वर्ण भूमि, रक्षित को उत्तरी किनारा, धर्म रक्षित को पश्चिम भारत, महारक्षित को यमन राष्ट्र, महारक्षित को महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा, महादेव को मैसूर भेजा। कुछ मत याद कीजिए, महेंद्र और संहिता को श्रीलंका भेजा था। बस यही याद आपको रखना है, ठीक है। बात करें बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय किसे जाता है? सम्राट अशोक को जाता है। क्योंकि बौद्ध धर्म क्यों अंतर्राष्ट्रीय बन गया? क्योंकि उसको मतलब
अशोक ने बहुत बड़े पैमाने पे भी फैला, इसलिए बौद्ध धर्म भी दुनिया के बहुत जगह पे दिखेगा, जबकि जैन जो था समकालीन धर्म ही था। कहीं क्यों नहीं दिखा? रीजन था क्योंकि विश्व स्तर पे कोई ऐसा प्रचार करने वाला कोई नहीं मिला, उसका प्रचार हुआ ही नहीं। अब आज देखिए, म्यांमार में देखिए, श्रीलंका में देखिए, ठीक है, कंबोडिया में देखिए, ठीक है, चीन में देखिए, जापान में देखिए, थाईलैंड में देखिए, सब में क्या है? बौद्ध धर्म है, जबकि जैन कहीं भी नहीं है। एशिया के कई देशों में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संहिता को श्रीलंका भेजा। अब क्या था, 12वीं और 20वीं शताब्दी के तक भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत ही कम हो गई, लेकिन सामाजिक न्याय के पुरोधा में दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, इनको आधुनिक बुद्ध कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको आधुनिक बुद्ध कहा जाता है। ठीक है, 20वीं सदी के मध्य में 14 अक्टूबर 1956 को, ठीक है, अशोक विजयादशमी, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन के दिवस के रूप में, ठीक है, अशोक विजयादशमी जिन दिन जिन दिन बुद्ध भगवान ने उपदेश दिया था, नागपुर में अपनी पत्नी के साथ पहले स्वयं बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बौद्ध बने। इसके बाद सिर्फ 2 दिन के बाद 15 से 16 दिसंबर 1956 को अपने 10 लाख से अधिक हिंदू दलितों समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या में भारी वृद्धि कर दी। ठीक है, 10 लाख लोगों को मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म में शिक्षा दिलाया था। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक धर्मांतरण, ठीक है, माना जाता है। ठीक है, अशोक के बाद बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा विस्तार देने वाला व्यक्ति जो था, अम्बेडकर था। इसलिए अम्बेडकर को क्या बोलते हैं? तो दूसरा या फिर आधुनिक बौद्ध, क्या बोलते हैं? तो दूसरा या फिर आधुनिक बौद्ध के नाम से इनको 10 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन इन्होंने करवाया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब चलेंगे अशोक का अभिलेख। ठीक है, अशोक का अभिलेख की बात करेंगे, जो कि शिलालेख आधुनिक नेपाल से, भारत से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से भी मिलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान से भी, सरा और कंधार से मिलता है। ठीक है, जगह जगह मिला है। सभी शिलालेख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य के पुख्ता प्रमाण है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई का 4 प्रकार का लिपि का प्रयोग है। कहीं पर भी लिखा अशोक के शिलालेख में केवल ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग है, सीधा सीधा गलती कीजिएगा। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाई का लिपि का प्रयोग हुआ, लेकिन अगर लिखा है अशोक के शिलालेख में ज्यादातर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ तो सही है, लेकिन केवल अगर लगा देगा तो गलत है। अब देखेंगे, ग्रीक और अरमाई लिपि का प्रयोग भारत से बाहर अफगानिस्तान में हुआ। खरोष्टी लिपि का प्रयोग उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में हुआ, जबकि शेष भारत में ज्यादातर जगह से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। याद रहेगा, पूछेंगे अफगानिस्तान से किस लिपि का प्रयोग हुआ तो क्या बताएंगे? क्या हुआ बताइए? अरमाइक हुआ। ग्रीक में अरमाइक का हुआ। खरोष्टी का प्रयोग कहाँ पे हुआ तो क्या बताएं? खरोष्टी का प्रयोग पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, शेष भारत से किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी लिपि। बिल्कुल ठीक है, ब्राह्मी लिपि के। बहुत सुंदर। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली को एवं लिपि के रूप में ब्राह्मी को अपनाया। पूछेंगे, अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसे अपनाया? पाली को। लिपि के रूप में किसे अपनाया? ब्राह्मी के रूप में। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपिग्राफी कहते हैं। अशोक ने रामपुरवा अभिलेख, ठीक है, अशोक ने रामपुरवा अभिलेख बिहार राज्य के चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अशोक के रामपुरवा अभिलेख बिहार राज्य के कहाँ पे स्थित है? चंपारण जिले में स्थित है। जबकि प्रयाग स्तंभलेख की बात करेंगे, कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ पे था? प्रयाग स्तंभलेख कहाँ पे स्थित था? कौशाम्बी में स्थित था, जो बाद में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवा दिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में अकबर ने नहीं रखवाया था, जहांगीर ने रखवाया था। ठीक है, इसने जहांगीर ने रखवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो आप देखोगे ना, प्रयाग स्तंभलेख जो कौशाम्बी में पहले स्थित था, लेकिन बाद में जाकर इलाहाबाद के किले, यहाँ पे जहांगीर का भी नाम आपको, उत्कीर्ण आपको देखने को मिलता है। सम्राट अशोक की राजकीय घोषणाएं की बात करेंगे तो जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें मतलब लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अब राजा जो अपना घोषणा करता था लोगों के लिए, वो जिस स्तंभ पे उत्कीर्ण है उसको लघु स्तंभ लेख कहते हैं। अशोक के समस्त शिलालेखों के लघु एवं दीर्घ स्तंभ लेख, ठीक है, किस लिपि में का में उत्कीर्ण है? तो ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अभी तक अशोक के 40 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने की सफलता हासिल की थी, जबकि इसको ढूंढा किसने था? सर्वप्रथम 1850 में टीफैंथलर ने दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। अशोक अभिलेख को आप 3 भागों में बांटेंगे, एक शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है, एक गुहा लेख है। ठीक है, अशोक का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, अशोक का सबसे बड़ा थोड़ा लंबा जो 13वां अभिलेख है, ठीक है, जो उड़ीसा के धौली में सबसे छोटा रुमनीदेही अभिलेख है। ठीक है, रुमनीदेही अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? रानी का अभिलेख भी कहते हैं रुमनीदेही को, जो कि सबसे छोटा है, लुम्बिनी वाला सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा 13वां अभिलेख है। ठीक है, 13वां अभिलेख है। कहाँ वाला 13वां अभिलेख है? ठीक है, जो ओडिशा के धौली में है। ठीक है, रुमनी देव की बात करें जो कि लुम्बिनी में है, सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है, रानी का अभिलेख के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है।
कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो अशोक के अभिलेख में किस अभिलेख में क्या क्या चीज है, इन सारे चीजों को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, समझ गए? समझ रहे हैं ना? यस अच्छे सर। से रिवीजन हो रहा है कि करवा दे, इसको कंप्लीट यस करवा दे, बोलिए। नहीं। हाँ, कब बोले आप लोग से नहीं? हमको पता ही था नहीं बोलेंगे। छोड़ दे। ये सब। हाँ।